आ गए हैं। चलिए तो जग जाइए। नमस्ते। चलो तो शुरू किया जाए। तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम शुरू करें। इधर भाइयों और बहनों। ए हो गया। इधर ध्यान दो। उधर पीछे। ए इधर देखो ना। दीदी उधर पीछे देखिए। इधर चैप्टर शुरू हो रहा है। अगर हम लोग आज इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में शायद कल लिखे थे क्या, कितना क्या क्वेश्चंस आ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं हम लोग। प्लीज ध्यान से सुनिए ऐसे ही कि इस चैप्टर से ना बेटा ये बात फिक्स है। एक तो गारंटी है, दो क्वेश्चन भी आता है नीट एग्जामिनेशन में, 1 से 2 क्वेश्चन। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस का बात करें तो 5 to 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है। और बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आएगा वो भी बता देंगे, लेकिन ध्यान से सुनोगे तभी तो फायदा भी होगा। अदरवाइज जो है वैसे ये मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा है? अब जो है उतना समय मेरे पास अभी है नहीं। अब कैसा लग रहा है? नहीं पता चल रहा है? देखो कोई जरूरी है तो हमेशा हर कुछ आपके पसंद का मिले। चलिए बेटा हम लोग अब बात करते हैं। 5 से 7 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी फिक्स है। क्या क्वेश्चन आएगा, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को आज लगभग जो है मोबाइल बंद कर दिए तो। जब कह रहे हैं 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मोबाइल में क्या डाउट हो गया? फिर गुस्सा आ जाएंगे बस।
अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि 8वां महीना के लास्ट में तुमसे कुछ ऐसा हम बात करें। अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग बात कर रहे हैं। है कि नहीं? अब तो बस 1 महीना का बात है, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम लोग बात करें 5 से। तो क्वेश्चन क्या क्या आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स है, तो वो भी हम बता देंगे। और नीट एग्जामिनेशंस के लिए भी पैटर्न फिक्स है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है। लेकिन इसमें 3 पार्ट है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है 3 अलग अलग पार्ट से पूछा जाता है। पहला पार्ट तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिर अगेन दूसरा पार्ट आएगा, एक तीसरा पार्ट आएगा। अगर तीनों पार्ट को अलग अलग आप समझ लिए तो आपका काम होगा। पहला बात तो कल हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़े थे, आप हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं एसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट हम लोग उस करंट को बोलते हैं, फटाफट साथ में लिखते चलिए अगर लिख रहे हैं तो, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। करंट विच चेंज देयर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड with time and the direction periodically called इसमें है ही नहीं वो कॉल अल्टर नहीं, आगे है ना पीछे। अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में एसी। तो ऐसा करंट जो कि टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होता हो, ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेटिंग करंट का, एक फोटो लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपको बना देना पड़ेगा। ये अगर आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये जो है करंट और टाइम का आई और टी का अगर कर्व अगर है, ये करंट और टाइम का कर्व ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देखिए तो टाइम के साथ देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। अगर ये एक कंप्लीट साइकिल है तो ये टाइम जो है t/2 है, ये टाइम t/2 है कि नहीं है? और ये जो समय हो सॉरी ये समय t होगा, ये आपके पास 3t/2 होगा। और चूंकि ग्राफ ड्रॉ किए हैं कि टाइम का है, तो इस पे यहाँ पे टाइम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये टाइम के साथ है। ठीक है क्या? अब यहाँ से ये एसी है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसी। बराबर, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। टाइप्स ऑफ एनएसी। टाइप्स ऑफ एनएसी, तो हम लोग बात करें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनएसी। 2 टाइप का एसी है। पहला 1 नंबर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट, एंड दूसरा है
अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट। अब सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग क्या होता है? नाम ही है सिमेट्रिकल, ऐसा अल्टरनेटिंग करंट हो जो कि सिमेट्रिकल हो। सिमेट्री किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखते हैं, तो अगर हम ऐसे एसी का हम लोग बोलेंगे सिमेट्री ऐसे कि एसी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल ऑफ एन एसी आर आइडेंटिकल। कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, कई सारा एग्जाम्पल्स हैं इसका, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला आसान सा, ये साइनोसोडल एसी, जिसका आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल कैसा है? आइडेंटिकल है। कि जितना जितना पॉजिटिव साइकिल में मैग्नीट्यूड होगा उतना ही नेगेटिव में। आइडेंटिकल का मतलब ऐसा ही हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। हो सकता है कि वो कोसाइन फंक्शन भी हो, तो भी जो है उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल। हालांकि अच्छा हम बना सकते नहीं इसके हेल्प से, रुको 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 रुको। है कि नहीं है? हम इससे कोशिश करते हैं अगर बन जाए। ये तो एकदम साफ मैगी टाइप लग रहा है। ये सब जो है एक सिमेट्रिकल एसी का एग्जाम्पल है। अनसिमेट्रिकल अगर का बात करें तो कुछ ऐसा होगा। पहला क्लास किनका था? उनके भी क्लास में कर रहा था। ये सब जो है अनसिमेट्रिकल एसी का कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
लिख लिए? थोड़ा सा ना इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बना लीजिएगा, इस तरह से। मतलब इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, ऊपर ज्यादा रखिएगा। इसमें भी हो पाएगा क्या? हो जाएगा ना? अभी तक यहाँ तक आ गए थे, नहीं आए थे ना? हाँ, थोड़ा सा, या तो आप अगर ऐसे बना लिए तो उसमें बस ऐसा कर दीजिएगा, ये ऐसा ही है, हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ये डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। या जैसे इसमें अगर नहीं कर पाए बेटा तो डॉटेड लाइन आप बना दीजिएगा, है ना? क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, अगर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो वो एसी नहीं होता है, वो डीसी ही रहेगा, है कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसा दिया जाए, अभी हम लिख लेंगे उसका एग्जाम्पल। अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइकिल नहीं है, एसी का सबसे बड़ा खास बात है कि पॉजिटिव साइकिल भी होना चाहिए और नेगेटिव साइकिल। तो चूंकि डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होना चाहिए, अगर सिर्फ हम ऊपर ऊपर बना दिए तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन तो बदला ही नहीं, करंट हमेशा पॉजिटिव ही रह गया। और करंट अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो बन जाता है डीसी बन जाता है, तो वो एसी नहीं रहता है। तो एसी के लिए सबसे बड़ा बात है कि डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होना चाहिए। अगर सिर्फ ऊपर बना रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? और भी कई एग्जांपल है, एक दो और बना देते हैं इसमें अनसिमेट्रिकल का। ये सब कैसा है? अनसिमेट्रिकल एसी है। एरो इसमें लगा लीजिए, यहाँ पे डॉट डॉट कर लो, यहाँ पे, है ना? तो ये पता चले कि नीचे जो है वो नेगेटिव साइकिल है, आज इसे कर लिए तो ठीक। तो मतलब साइकिल जो है आपका नेगेटिव में जाना चाहिए। ये आई, ये माइनस ऑफ आई, इधर क्या आएगा? ये अगर मान लेते हैं मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो ये माइनस ऑफ आई नॉट हो जाएगा। ये आपके पास आई नॉट है तो माइनस ऑफ ये आई नॉट होगा नेगेटिव में। ये आपके पास आई नॉट है तो ये मैक्सिमम ऑफ आई नॉट।
मतलब नेगेटिव में भी करंट मतलब है, ये दिखा देना कि नेगेटिव में भी बन रहा है। बढ़े आगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो है अगर नहीं रहा तो वो एसी होगा ही नहीं। अब बढ़े। बढ़े अब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑफ फ्लोइंग इज या आर ए सी? ओनली सी इज करेक्ट। ये ये नॉट एन एसी है। ये क्या है? ये डीसी है। ये भी क्या है? डीसी है। क्यों? हाँ, बिकॉज ओनली पॉजिटिव साइकिल। ओनली क्या है? पॉजिटिव साइकिल। डीसी बिकॉज ऑफ ओनली पॉजिटिव साइकिल। केवल पॉजिटिव साइकिल है, इसीलिए ये सब क्या है? डीसी है, एसी नहीं है। ठीक है। इसलिए जो है पिछले क्वेश्चंस में जो है हम साइकिल को दिखा दिए पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आइडेंटिकल है तो ये सिमेट्रिकल एसी होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल एसी होगा। अगर पॉजिटिव साइकिल है नेगेटिव है ही नहीं, या नेगेटिव है पॉजिटिव साइकिल है ही नहीं, तो वो एक डीसी है। बढ़े आगे। बढ़े। अब बढ़े क्या? नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं एसी एंड डीसी both gives
AC and DC both gives heating and magnetic effect of current. Next one. DC only convert chemical energy into electric energy. और AC जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्योंकि अगर आप छोटे क्लास में मे भी पढ़े होंगे, मे भी नहीं पढ़े होंगे, तो AC जनरेटर था आपके सिलेबस में। AC जनरेटर था तो उसमें होता क्या था, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, जिसमें ट्राइडल एनर्जी था, हीट एनर्जी था, विंड एनर्जी था। तो वो सब में फाइनली क्या होता था कि हम लोग टरबाइन को रोटेट करते थे विथ द हेल्प ऑफ विंड करते थे, तो उसको बोलते थे विंड एनर्जी। अगर हम लोग ट्राइडल से करते थे तो ट्राइडल एनर्जी बोलते थे, है ना। वाटर से करते थे तो उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोल, है ना। जैसे सॉरी, थर्मल पावर तो हो गया एनटीपीसी, तो वो हो गया। हीट से हम लोग क्या करते थे, वेपर बनाते थे, और वेपर से फाइनली जो है किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, तो हम लोग एक ही काम करते थे, टरबाइन के विंग्स को रोटेट करते थे, जो कि दो फिक्स हॉर्स मैग्नेट के बीच में रखा हुआ जो आपका कॉइल था वो रोटेट करता था। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कॉइल रोटेट करता था तो फ्लक्स चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होता था तो पोटेंशियल इंड्यूज होता था, और पोटेंशियल अगर इंड्यूज होता था, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। ऐसा ही होता है। यहां तक आप लिख लिए क्या? एक और पॉइंट लिख लेते हैं। AC has tendency to flow over surface of conducting wire known as स्किन इफेक्ट। कि AC जो है का टेंडेंसी होता है कहाँ से पास करने का, कहाँ से फ्लो करता है, ओवर द सरफेस। इनसाइड आपको कोई करंट नहीं पास करता, वो कहाँ पास करता है, सरफेस से। उसको हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। बट DC या तो resistance for an AC is more for conducting wire than DC डायरेक्ट करंट। अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, AC जो है, AC जो है केबल और केबल सरफेस से पास होता है। लेकिन बात करें अगर DC का, DC जो है ओवर द एरिया फ्लो करता है, याद है। तो ये किसका है, DC के लिए। ये कौन है, AC है। तो अगर सेम कंडक्टिंग वायर का जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस फॉर AC ज़्यादा आता है रेजिस्टेंस फॉर DC के लिए। मतलब कंडक्टिंग वायर जो है AC को ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कंपेयर टू DC।
डीसी जो है ओवर द एरिया फ्लो करता है और एसी जो है ओवर द सरफेस फ्लो करता है। क्या बढ़ा जाए यहाँ से? अब बढ़े? कर देते बेटा, बोलिए ना, एक बार हमको बोलिएगा तुम। सब आदमी सजा सजा के लिखना तो सीख गए। नहीं, पहले से लिख रहा था। नहीं तो बाकी लोग पहले बॉटनी जूलॉजी में लोग सजा सजा के लिखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ उतना लोग सजाता है। सारे सब्जेक्ट में। मतलब हम आप लोग से सीख लिए। बहुत सुंदर। बढ़े बेटा आगे? बढ़े अब? अच्छा सुनिए ना, तो आपको मे बी जो है आज जो है वो असाइनमेंट के फॉर्म में लगभग 30-35 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पे अपलोड हो जाएगा, जैसा एक बार और दिए थे। तो उस क्वेश्चंस को और मॉड्यूल डीपीपी जो बना रहे हैं तो उसको बना ले, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और जैसा पीवाईक्यू भी है उसमें कुछ, तो वो एक बार बना लीजिएगा, मॉड्यूल डीपीपी भी बना लीजिएगा। एजी कहाँ लिखे हैं बेटे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट का बात करते हैं। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं ठीक ठाक है। हॉर्सशू मैग्नेट ले रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
ये यहाँ पे कार्बन ब्रश होता है 2 लगा हुआ, ये जो है आपके पास कॉइल है। और ये कॉइल जो है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो सिंपल सा यहाँ पे 2 हॉर्सू बार मैग्नेट लगा हुआ है, इसमें एक प्लेट इस तरह से रखा हुआ है। अभी प्लेट का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो 0 फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगा, हम इसको रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रोटर। चाहे इसमें हम लोग टरबाइन लगा दें उसको रोटेट कर दें, या मैकेनिकली मूव करें। जैसा कि आपने कभी शादी ब्याह में जनरेटर देखे होंगे, उसका 2 पार्ट होता है, एक तो इंजन होता है, एक जनरेटर होता है। जनरेटर का ये हिस्सा है, जनरेटर वो होता है जो करंट या पोटेंशियल जनरेट करता है। इसके साथ लगा हुआ एक इंजन होता है। अगर नहीं देखेंगे तो स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चिड़ैया टाल की तरफ, कई सारा सेटअप रखा होता है। आप आराम से उसको पूछ सकते हैं, भैया जनसेट कैसे होते हैं। जनसेट मतलब जनरेटर विद द सेट ऑफ अ मशीन। तो अब उसमें क्या होता है कि कैसे घुमाने लगता है, जैसे अभी यहाँ पे भी है, लेकिन वो जो है पूरा क्लोजली पैक्ड है तो आपको दिखाई नहीं देता। अब इसको हम लोग मैकेनिकली या खुद से घुमा दें, या फिर जो है हम किसी इंजन के हेल्प से इसको रोटेट करें। लेकिन जैसे ये हमने एरिया वेक्टर को बना दिया, यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। जैसे ही ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बदलेगा। आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। पहले 0 फ्लक्स पास हो रहा था क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे था। जैसे ये थीटा एंगल से रोटेट अगर हुआ तो इसके बीच में ये एंगल अभी बन रहा है, मान लेते हैं इसी एंगल को थीटा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो आप कह पाएंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू सर थीटा बाई टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम टी। किसी भी टाइम पीरियड टी पे क्या होगा सर, अभी कैसे होगा, ये जैसे जैसे ये मूव करेगा फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे ये इस डायरेक्शन में आएगा, अभी सॉरी अभी 90 डिग्री पे है, कौन cos 90 जीरो होता है। जैसे ही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अब जैसे ही 0 डिग्री होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स अगर बढ़ता जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अगर रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही फिर से ये अब यहाँ पे आ गया 90 अगेन, अब यहाँ तक आ चुका है 0। फिर जैसे ही ये बढ़ेगा तो अब एंगल बढ़ने लगा, कॉस का वैल्यू घटने लगा, फ्लक्स का वैल्यू घटने लगा। लेकिन अभी भी है जो मैक्सिमम तक पहुंचा था, अब वो डिक्रीज होते होते फिर से फाइनली 0 हो गया। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर घटेगा तो डेफिनेटली जो है इंड्यूस ईएमएफ घटेगा और फाइनली 0 हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए फिर से ये बढ़ने लगेगा, हाँ कि ना। अब एंगल 0 से बढ़ने लगा, मतलब पहले 0 यहाँ पे कितना था 90 डिग्री पे, यहाँ से इसे 90 पे था, पर घटते घटते 0 आ गया। अब यहाँ से फिर घटा, अब 180 90 बोल सकते हैं। अब फिर जैसे ही 90 से एंगल बढ़ेगा कॉस का वैल्यू नेगेटिव होने लगेगा। इसका मतलब जैसा पॉजिटिव साइकिल बनेगा उसका अपोजिट साइकिल बनेगा। तो एज इट इज जब हम इसको बनाते हैं तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे कि फ्लक्स इक्वल टू आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है बेटा, एन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल। ये जो हमने क्वाइल बना है उसमें कितना टर्न्स है। तो डेफिनेटली अगर बात करें इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बी ए कॉस ऑफ थीटा बाय डी टी होगा। तो आप कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस का माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया प्लस। ये डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आया होगा, एक दिन हम आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन समझाए थे। साइन ओमेगा टी है तो सर ओमेगा टी के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम आज डायरेक्ट लिख रहे हैं।
तो बेटा इंड्यूज ईएमएफ इज इक्वल टू आ गया एन बी ए साइन ऑफ एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें देखें एन बी ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इंड्यूज ईएमएफ जो अपने पास आया है वो आपके पास रिजल्ट आया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इंड्यूज ईएमएफ को देखिए तो ये एक साइनोसोडल आया है और साइन फंक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों होता है, और ये जो आया है तो इसका मतलब है हाँ सर ये एक एसी ही आया है। क्योंकि ये साइन फंक्शन की तरह वेरी कर रहा है तो इसको बोलते हैं साइनोसोडल एसी। क्लियर है बात? कैसा एसी है? साइनोसोडल एसी। तो यहाँ पे जो ई नॉट का वैल्यू है ये क्या है? ई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। याद आपको कुछ आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है? कि ये चीज एक दिन और हम ड्राइव कर दिए थे, याद है? बोले थे एक जनरेटर था, हालांकि नहीं है, कर देते हैं। फिर यहां भी हम कर दिए क्योंकि हमें पता है आपको याद नहीं था। कॉपी उल्टाइए बेटा, उसको घर पे 1.5-2 घंटा तक जरूर, आधा घंटा डेली नोट्स पढ़िए, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी समय नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, 30 दिन 35 दिन में आप जो है मास्टर हो जाएंगे सब्जेक्ट का। उतना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे जितना से आपका काम हो जाए नीट एग्जामिनेशन से। नहीं तो उस समय अफसोस होगा कि आप जो है मात्र जो है 10 नंबर 20 नंबर से आप पीछे रह जाएंगे सिलेक्शन से। अब अल्टरनेटिंग करंट आ गया तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ चुका है तो करंट भी आ जाएगा। अब करंट कैसे आएगा? तो अगर हम देखें तो आपको पता है I इज इक्वल टू V बाय आर। तो इसका मतलब हम अगर ऐसा लिख दें I इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी। आप अगेन देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई नॉट जो है इसको हम लोग बोलेंगे पीक करंट। यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखे ना, हाँ, पीक करंट या इसी को बोलते हैं मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट होगा एंड ये वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा बाय आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के बराबर होगा। यहाँ से आपके पास पीक करंट, पीक वोल्टेज को भी दिखाई देते हैं। पीक वोल्टेज कितना आएगा? ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। आएगा। और इस करंट और वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं, ये जो करंट आया इसमें टाइम पुट करेंगे तो किसी भी टाइम पे करंट आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी समय पे अगर आपको करंट निकालना हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। एंड ये जो वोल्टेज आया है इसको कौन सा वोल्टेज बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी भी टाइम पे आपको वोल्टेज चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड एसी है। हम चाहें तो इस एसी में कुछ चेंजेज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड एसी आता है। बाकी जो है नीट एग्जामिनेशन में अगर आपको कहा जाए कि एक एसी है तो इसका मतलब है अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड एसी एज्यूम करना है
और हमारा स्टैंडर्ड एसी होगा, अल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको पूछा जाता कि नहीं ये जो है ये साइनोसोडल एसी है, अगर बोला कोसाइन एसी है तो I इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी एज्यूम करते। अगर वोल्टेज बोलता तो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी हम लोग एज्यूम करते। क्योंकि अगर हम लोग एंगल जो है डायरेक्ट अगर यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का लिया हॉरिजेंटल से, तो ये आपके पास आएगा साइन आया कंपोनेंट, ये थीटा था तो कॉस ले लिए, अगर यहाँ से एंगल लेगा तो वो कॉस बन जाएगा। अरे 90 माइनस थीटा पुट करेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। बस इतना ऐसे बात, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन एक जैसा ही है। अगर मानते प्लेट सर अगर इस तरह से नहीं रखे वर्टिकली रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लूप जो है परपेंडिकुलर होता तो इनिशियली मैक्सिमम होता, बाद में ये घटता। तो कॉस ही फंक्शन ऐसा होता है कि इनिशियली तो मैक्सिमम होता है, एंगल बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू घटते जाएगा तो कॉस आ जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एसी का बात करें तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है बात क्या? क्या आप बढ़े यहां से? अब बढ़े बढ़े, क्या हम आगे बढ़े अब? लिख लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी। यही से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एसी, अलग अलग टाइप का एसी होता है। कौन कौन होता है हम लोग बात करें। पहला इंटरस्टेनियस एसी। इंटरस्टेनियस एसी क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बी, अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज एसी, एवरेज एसी, अगर हम इस एसी को देखें तो ये जो एसी है समय के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ग्राफ नहीं बनाए चूंकि साइनोसॉइडल है तो आपको पता ही है, अगर कहोगे तो बना देंगे, वैसे कुछ जरूरी तो एकदम नहीं ही है कि ये जो एसी आया है अल्टरनेटिंग टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। अगर बनाना हो तो आप श्रद्धा इच्छा रखते हैं तो बना लीजिएगा, बाकी क्या ही है। ये आई है और ये टी है, यही तो आया है साइनोसॉइडल एसी आया है वह। कि अगर हम बात करें ये जो हमारा एसी है, देखिए सुनिए ध्यान से कि ये जो है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, हमें करंट का फंक्शन मिला हुआ है। अलग अलग टाइम पे करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द करंट एट द टाइम ऑफ t बाई टू। टाइम t बाई टू इसका मतलब या व्हेन t बाई टू का मतलब कैपिटल T बाई टू देगा। क्योंकि ये साइनोसोडल एसी है तो ये साइन फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। जब t इज कितना होता है टाइम पीरियड 2 पाई, क्योंकि 180 डिग्री पे कंप्लीट साइकिल करता है। इसका मतलब t बाई टू पूछा मतलब पाई डिग्री पे पूछा है, या t बाई टू पूछा और ओमेगा और t के बीच में आपको रिलेशन याद है। t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, होता है कि नहीं होता है। t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय 2। वैल्यू पुट करते जाएंगे रिजल्ट आते चला जाएगा। एज इट इज जब भी किसी फंक्शन का, हम कई बार लिखे भी हैं फिर एक बार लिख रहे हैं, किसी भी फंक्शन का, यह साइड में अलग से बता देते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना हो,
एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू अगर निकालना हो तो वो फंक्शन है तो किसी ना किसी का फंक्शन होगा। हो सकता है वो फंक्शन x का हो, या हो सकता है फंक्शन y का हो सकता है फंक्शन z का हो सकता है फंक्शन t का हो सकता है फंक्शन x का हो। किसी भी फंक्शन का अगर मान लेते हैं एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज का ये सिंबल हो गया। तो ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ वो फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो ओवर द लिमिट x1 से लेके x2 तक, और डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx x1 से लेके x2 तक। ये किसी भी फंक्शन का जो है एवरेज वैल्यू निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का एकमात्र इकलौता फॉर्मूला है। क्या हो गया है? इधर ध्यान दो ना। तो एवरेज वैल्यू निकालना है हमें AC का, तो डेफिनेटली हमें AC का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? I एवरेज इक्वल टू, बोलिए फटाफट, करंट का फंक्शन दिया हुआ है क्या? करंट फंक्शन ऑफ किसका है? किसका है? ओमेगा। ओमेगा बदल रहा है। फंक्शन किसका होता है? वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है? तो t का फंक्शन है। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt। लिमिट क्या लगाएंगे बेटा? t1 से लेके t2 तक। जनरली नहीं कुछ दे तो 0 से शुरू होगा। अगर वो कह रहा है कि ओवर द टाइम पीरियड t/2 टू 3t/2, अगर कहा रहा है कि हाफ ऑफ द साइकिल या 1/4 ऑफ द साइकिल या कंप्लीट साइकिल, तो 0 से लेके t तक, या 2 कंप्लीट साइकिल तो 0 से लेके 2t तक, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dt कर देते हैं, और ये हो गया t1 से लेके t2 तक। ये आपके पास रिजल्ट है किसका? किसी भी फंक्शन, मतलब एवरेज करंट निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे तो एवरेज करंट आपको मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला है तो कैसे काम चलेगा सर? ये कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है जो कि आप 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में एक बार हम भी पढ़ाए थे, और फिर से एक बार अभी लिखा दिए। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का इकलौता फॉर्मूला है। ठीक है क्या? इससे आएगा एवरेज वैल्यू। बढ़े आगे। ये हमको ठीक नहीं लग रहा, इसको हटा देते हैं। ऐसे रहने देते हैं। बढ़े आगे। लिखे ना, अभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करना है भाई, अभी समय। अब छोड़ दीजिए, अब मत लिखिए, अब आप घर पे लिख लीजिएगा। क्योंकि अब तुम लोग जो है ना सजाने फजाने में लग गए हो। बढ़े आगे अब। चलो अब मत लिखना कुछ। अब चूंकि क्वेश्चन कराना भी मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं। पढ़े। एंड तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा और इम्पोर्टेंट है, तीसरा C नंबर। तीसरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको कि अभी कभी आपने RMS के नाम से सुने होंगे। RMS वैल्यू सुने थे क्या? कैसे निकालते हैं इसको? यूज जो है उल्टा करते हैं। पहले क्या करते हैं? स्क्वायर, फिर क्या लेते हैं? मीन मतलब एवरेज, उसके बाद रूट।
इसका मतलब है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू, पहले जो भी करंट है उसका स्क्वायर करो, करंट को स्क्वायर कर दें तो आई नॉट का स्क्वायर, ये साइन ऑफ स्क्वायर ओमेगा ऑफ टी हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए। करंट बना या करंट का फंक्शन मिला, करंट है या करंट का फंक्शन है, करंट का फंक्शन है क्योंकि टाइम यहाँ पे वेरिएबल है और वैसे भी टाइम के साथ फ्लक्स में चेंजेज आएगा, तो ये सर टाइम का फंक्शन है। तो हमें फंक्शन मिला, इस किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोले कि सर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो जिस भी टाइम इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है, एंड ये तो इसको क्या ले लिए बेटा, अब एवरेज निकालने के लिए t1 से लेके t2 तक जो है हमने इसको टाइम वेरिएबल है dt के रेस्पेक्ट में एवरेज ले लिए। अब क्या कर रहा है, स्क्वायर कर दिए, एवरेज निकाल लिए, अब रूट लेना है, तो अब इस पूरे फंक्शन का रूट ले लेंगे, रूट का मतलब जो है पावर हाफ लगा देंगे, तो इसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है। जैसे कभी भी आपको किसी एवरेज वेलोसिटी के बदले में, सॉरी किसी भी वेरिएबल स्पीड के बदले में एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जो कि कहलाता है बेटा आपका क्या, एवरेज स्पीड। कि हम जो करंट जो है किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिफरेंट वैल्यू जो पास हुआ उसका एवरेज करंट हमें कितना मिला, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन जो मिलता है वो हमें कहलाता है एवरेज करंट। तो बेसिकली उस टाइम इंटरवल में एवरेज कितना करंट पास हुआ उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट। आरएमएस वैल्यू जो है ये एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो है चूंकि वेरी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल करंट होता है, कौन, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल के लिए हम लोग क्लोजेस्ट को अप्रोच करने के लिए अलग अलग डाटा हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बेटा इस क्लासरूम में एवरेज नंबर कितना आ रहा है स्टूडेंट को, अगर हम निकालें तो लगभग जो है 42 के आसपास आ रहा है, एक एग्जांपल ये 42 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे स्टूडेंट को 42 ही आ रहा है, ये एक्चुअल स्टूडेंट के नंबर से इस बात को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को 42 नंबर आया भी नहीं हो, तो भी एवरेज इस नंबर जो है 42 आ जाएगा। इसमें जो है एरर जो काफी ज्यादा है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को 80 भी आया है तो उसका भी एवरेज 42 ही दिखा रहा है, किसी स्टूडेंट को 160 आया तो उसका भी एवरेज 42 दिखा रहा है, किसी को -5 आया है उसका भी एवरेज 42 दिखा रहा है। तो एक्चुअल डाटा और जो गिवन डाटा के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ। तो हम लोग एक्चुअल डाटा के तरफ क्लोज करने के लिए, मूव करने के लिए या क्लोजेस्ट होने के लिए अलग अलग टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फाइंड आउट करता है, जिसमें कि एक वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है जो कि वेरी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू होता है। तो अगर हमें किसी टाइम पे हम पूछेंगे बताइए घर में कितना कौन सा करंट आता है, आप कहते हैं एसी आता है। हम कहते हैं कि कितना वोल्ट सप्लाई किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट, तो आप कहते हैं 220 वोल्ट आता है। क्या 220 वोल्ट एक्चुअली आता है क्या, नहीं सर, हमें तो ऐसा वैल्यू आता है जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी समय पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम 0 भी कह देंगे तो भी सही हो जाएगा, 100 कह देंगे तो भी सही, बोले कभी यही आ रहा था। लेकिन हम लोग क्या किए कि एक एवरेज वैल्यू जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट किए जो कि किसी भी समय पे अगर निकालते हैं तो लगभग आपको इसी के आसपास मिलेगा। उसी को हम लोग जो है अलग अलग, इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एसी पढ़े, जिसमें पहले पहला पढ़े इंटरस्टेनियस एसी जो कि सिंपल सा I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी है। एवरेज वैल्यू पूछा कि एवरेज जो है कितना जा रहा है, एंड आरएमएस वैल्यू एक्चुअल जो होगा, जो काफी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, आरएमएस या एवरेज, आरएमएस। अगर जनरली पूछा जाता है कितना वोल्ट या कितना करंट पास हो रहा है तो हम लोग आरएमएस से जवाब दे देते हैं, या पूछेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा तो हम लोग इंटरस्टेनियस से जवाब देंगे। अगर आपसे पूछेगा नहीं हमें एवरेज बता दीजिए तो एवरेज से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ये मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला है, हम उसमें इसको पुट कर दिए।
अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि क्या होगा। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये सब क्वेश्चन पहला हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में डायरेक्ट आता है। आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ एन AC फॉर of an AC I is equal to I naught sine of omega t for one time period। वन टाइम पीरियड आ जाए या वन साइकिल बोले, एक ही बात है। तो इसका मतलब हम लोग इसको फाइंड आउट शुरू करते हैं, सॉल्व करना। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसके बाद वाला भी बस यही दो क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। बाकी हम लोग सब 10-12 क्वेश्चन अभी लिख देंगे, समय कम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या अगले दिन आएंगे हम लोग, कल मिलेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए होगा। हो सकता है कि ये भी नीट में आ जाए, लेकिन बोर्ड में तो बेटा यही दो क्वेश्चन में से कोई एक आएगा। ठीक है, हम सिखा भी देंगे, याद भी नहीं रखना, याद अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा पहला हम लोग बात करते हैं कि गिवन क्या है। अब आप लोग मत लिखिए, आप लोग इधर देखिए, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होगा, हर किताब में ये दिया हुआ है, समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ अब समझ लीजिए आराम से, नहीं तो टेस्ट पेपर में आ जाएगा तो बस ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा। व्हाट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो इधर, आई इज इक्वल टू, जिंदाबाद नहीं बोले, जिंदाबाद बोले बेको। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। फर्स्ट हम लोग किसको वैल्यू बोला है बेटा, एवरेज भी निकालने के लिए और आरएमएस भी। तो हम लोग किसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई एवरेज, एवरेज का ये सिंबल है, आई एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, किसी भी फंक्शन का एवरेज, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर लेते हैं, किसको करेंगे, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी कर लिए। कहां से कहां तक, वन साइकिल का मतलब है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वन टाइम पीरियड को हमने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल टी से। और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी डी टी होगा कि नहीं होगा, कर लो बेटा। आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा, लिमिट 0 से टी तक डिवाइड बाय टी होगा कि नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt का जो इंटीग्रेशन होगा स्मॉल t होगा, लिमिट लगा देते हैं 0 से t तक। अगर यहां से देखिए आई नॉट यहां रहने दिए, इधर देखिए बेटा t पुट कीजिए, माइनस ऑफ, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तुम्हारा समस्या खत्म हो जाएगा। माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाय, यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब ओमेगा टी कितना होता है आप सबको पता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा के बदले में लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, क्योंकि आई थिंक वी नो और ओनली मी नो, आई नो मतलब वी नो आई इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 बाय टी। अगर देखिए कॉस ओमेगा टी यहां से अगर देखो तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई का मतलब जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। कॉस 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 माइनस कॉस 0 कितना होगा, 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय टी, दैट इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब आई एवरेज ओवर अ वन साइकिल इज इक्वल टू, तो वन कंप्लीट साइकिल में जो पास होता है एवरेज करंट वो 0 होता है। क्लियर है क्या? वैसे भी आप देखिए बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है, इंटीग्रेशन ऑफ करंट टाइम कर्व गिव्स द टोटल चार्ज। भुला गए हो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। ये सर साइनोसोडल कर्व है, तो ये कंप्लीट साइकिल ये बनेगा सर एक टाइम पीरियड में, ये कंप्लीट साइकिल हुआ। ये साइनोसोडल है तो ये साइन फंक्शन का इसका वैल्यू +2 होता है एक साइकिल का, एंड दूसरे साइकिल का वैल्यू नेगेटिव में है तो -2। तो चूंकि पता है एरिया अंडर कर्व जो है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, तो आई डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज इन द गिवन टाइम इंटरवल, ये +2q है तो ये -2q है। टोटल चार्ज 0 फ्लो हुआ तो एवरेज करंट इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन, +2 -2 0, इसका मतलब रिजल्ट आएगा 0। वही इंटीग्रेशन करके भी आ रहा है और इसको ग्राफिकल आप बना सकते हैं। ग्राफिकल जो है आप क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आएगा 0 से t तक में जो रिजल्ट आएगा 0। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आएगा बिहार बोर्ड वाला ऑब्जेक्टिव में, तो आंसर 0 टिक कर देना। कब? वन साइकिल में। ठीक है क्या? क्या क्या आएगा ऑप्शन में वो भी बता देते हैं। एक तो 0 रहेगा, उसके बाद हाँ लिखना नहीं है, ये क्या बेटा एवरेज निकला है। अब क्या निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू। ये एवरेज फाइंड आउट किए, ये किसको फाइंड आउट किए? एवरेज। ये एवरेज का हम लोग जिक्र किया। अब हम लोग किसका बात करेंगे? आरएमएस का, आरएमएस वैल्यू। अब हम इसी क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ये ऐसा डाटा है जो आपको याद ही रखना है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या लिखे बेटा? सबसे पहले आई का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको गिवन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपको पता है ये होता आई स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का होल टू द पावर 1/2। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है किसी भी फंक्शन का पहले स्क्वायर तब मीन तब रूट। स्क्वायर करें आई का तो लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर है, इधर ध्यान दो बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से t, इधर भी 0 से t, और इस पूरे वैल्यू का हम लोग ले लेंगे रूट कर लेंगे। अब यहां से देखो आई नॉट कांस्टेंट था बाहर आ गया, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t तक हो गया। ये वैल्यू पे अभी भी रूट लगा देते हैं। इधर आई आर एम एस आ चुका है। अगर बात करें आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू, कलर चेंज नहीं करते हैं इसे लिखते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू आपके पास हो गया आई नॉट का होल स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी 0 से t बाय टी होल टू दी पावर 1/2 आ गया रूट। ऐसा आ गया कि नहीं आया? सिर्फ हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिए जो आसान था। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जितना आप सो के देख रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी का जो वैल्यू होता है
मतलब ये कह रहा है साइन स्क्वायर कर्व का 1 ओवर साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आता है उस वैल्यू को आपको लिखना है। क्लियर है क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपको उस कर्व का एवरेज वैल्यू 0 से t 1 टाइम पीरियड में कितना होता है, तो वो वैल्यू 1/t होता है, 1/2 होता है। तो ये आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू 1/2 का ये होल टू द पावर 1/2 होगा। तो आई आर एम एस अगर आप देखें तो आपके पास रिजल्ट आएगा आई नॉट बाय ये 2 है तो √2। बिना सोचे समझे दिमाग लगाए इस वैल्यू को याद कर लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट बाय √2। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन इंडिया 220 वोल्ट एसी सप्लाइड, देन व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ इंडिया। तो कितना होगा बेटा, 220 जो बता रहा है वो क्या है, आरएमएस। इसका मतलब पीक निकालना है तो आई आर एम एस इंटू √2, 220 इंटू √2 करो 316 के आसपास आएगा या 361, 220 गुना 1.7। क्या सोच रहे हो भाई, आई नॉट सही क्या याद है हमको, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2 है कि नहीं। 220 गुना 1.7 करो, 1.7 378, हाँ वही 361 के आसपास आता है, जो भी है कर लोगे ना। तो 1/1 साइकिल के लिए हम लोग ये बात फाइंड आउट कर दिए। बोले ये वैल्यू सर क्या हम डायरेक्ट लिखेंगे, हाँ आप डायरेक्ट लिखोगे, कहीं कोई किंतु एनसीईआरटी में दिया हुआ लिख लोगे। हम इसको कल ड्राइव कर देंगे क्योंकि अभी समय कम है, अगर कहो तो हम अभी 2 मिनट लगेगा, मेरा मन इच्छा है कि दंगल करने का। लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे तो कई सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्ट बना पाएंगे। आपको इस वैल्यू को याद रखना है हमेशा, इससे क्वेश्चन जो है काफी आसानी से बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी 0 टू टी इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टी ही रख लेते हैं, पूरा का पूरा आ जाएगा, इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ऑफ स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? ये आप याद रखेंगे तो आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई टी कर रहे थे तो ये वैल्यू पता था डायरेक्ट, तो क्या हो गया 0। कॉस के लिए भी बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन के लिए भी बात करेंगे तो ये डायरेक्ट हाफ, कॉस भी फंक्शन रहेगा तो हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद करना, बिना इसके एसी चैप्टर में आप हमेशा फंस जाओगे। ठीक है क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड या नीट में भी आता है, बोर्ड नीट दोनों में आ जाता है। ये डबल स्टार है, ये ज्यादा बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट फॉर एन स्टैंडर्ड अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एक हम सॉल्व कर देते हैं, किसी को जिसको बोलोगे हम सॉल्व कर देंगे, किसको कर दें,
आई एवरेज कर देते हैं, आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाय डी टी करेंगे इंटीग्रेशन ये 0 से फॉर द ये लिखवे नहीं किए कहाँ से कहाँ तक, एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट of an extender AC for हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए आपसे बोला जा रहा है तो ऐसे ही करेंगे। ये तो बड़ा आसान है, आई एवरेज इक्वल टू, हालांकि हाफ साइकिल के लिए आपसे स्टैंडर्ड आरएमएस वैल्यू भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम जो डेरिवेशन कल करेंगे उसी में ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसका डेरिवेशन करके दिखा देंगे। इसका देखो क्या आएगा बेटा, तो ये आपके पास आ गया आई नॉट, तो बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी 0 से लेके t/2, और नीचे भी इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो t आएगा, पुट करेंगे तो t/2 होगा कि नहीं होगा। इसको अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन तो अरे रे इंटीग्रेशन किए कहीं क्या बेटा, रुक जाओ। हाँ, एक इंटीग्रेशन में यहाँ एक मिस्टेक छूटा है ना, वही तो हम सोचे। साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन करते थे साइन ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा। क्योंकि आंसर 0 आ रहा था इसलिए कुछ फर्क आपको नहीं दिखा। तो अब यहाँ पे जब हम रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आता t/2। अब देखो यहाँ से ये आ गया रिजल्ट। अच्छा एक बात बताइए ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, साइन ओमेगा टी का क्या बनता बेटा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ये हो जाता ओमेगा t/2। t/2 को ये t/2 होता, लिमिट लगता 0 से t/2। देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आएगा बेटा, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप। माइनस ऑफ आई नॉट, अब यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 I नॉट बाय ओमेगा इंटू कैपिटल टी इंटू, लिख सकते हैं बेटा कॉस ओमेगा t/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 लिख सकते हैं। देखिएगा माइनस ऑफ 2 I नॉट बाय ओमेगा टी को लिख सकते हैं 2 पाई/t कैंसिल हो जाएगा, इनटू देखिए कॉस ओमेगा टी तो 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी को 2 पाई/2, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां आपके पास ये भी एक और टी से टी 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके पास जो रिजल्ट आया माइनस ऑफ आई नॉट माइनस ऑफ 2 बाय पाई, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आपके पास आया है आई एवरेज इज इक्वल टू 2 I नॉट बाय पाई। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास काम में आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि एवरेज, तो आपके पास जो एवरेज करंट आएगा वो कितना आएगा, 2 I नॉट बाय 2 I नॉट बाय 2 I नॉट बाय पाई के बराबर आएगा। आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल के लिए नहीं आता है, लेकिन हम आपको सिखा देंगे जब हमारे पास कल समय होगा
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमें आपके लिए दिखाने के लिए। अब देखो हम लोग तो करंट के लिए बात किए, तो अगर हम लोग बात करें वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज के लिए और करंट के लिए सेम फंक्शन है या नहीं है? क्योंकि वहां पे केवल और केवल आई नॉट के जगह पे ई नॉट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाता? एवरेज जो है 1 साइकिल में 0 वोल्टेज मिलता और आरएमएस में 2 ई नॉट बाय पाई मिलता। तो उस पॉइंट को हम लोग जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जल्दी से 1 मिनट के लिए आप ऐप खोल लेंगे क्या? कल हमसे ये टेबल फिल करवा लीजिएगा, आज बस ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपके लिए रेडीमेड आंसर दे दें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा, आप डायरेक्ट जो है आंसर फिल कर दीजिएगा। स्क्वायर ठीक बना है ना? हाँ कैसे ठीक कैसे? अरे दंगल खोलिए ना तब तक। खोल लिए क्या? अभी आपको पता है ये वैल्यू जो हम जान रहे हैं उसको लिख देते हैं। अरे हाँ कि ना? एवरेज करंट एंड एवरेज वोल्टेज फॉर द हाफ साइकिल 2 I नॉट बाय अब 1/4 साइकिल के लिए आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको जो है आप जो है फिल कर लीजिएगा। मतलब होमवर्क में क्वेश्चन रहा हाफ साइकिल मतलब 1/4 साइकिल के लिए 1/4 टाइम पीरियड के लिए आपको बताना है कि ये रिजल्ट कितना होगा। ठीक है क्या? नहीं तो कल आएंगे वो भी फाइंड आउट करके लिख देंगे, तो आप इस टेबल को ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा। अब जल्दी से फटाफट दंगल ऐप निकाल लीजिए, देखें हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है काम। करें सॉल्व? एवरेज करंट ऑफ एन AC I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। हो गया?
आ गया रिजल्ट क्या? खत्म। क्या आएगा बेटा? क्योंकि साइनोसोडल हो या कोस कॉस का हो, रिजल्ट जीरो आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाह, कुछ है हमारे होनहार बच्चे। 25%, जो कि इतना पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन है। कभी कभी आओगे तो ऐसे ही लगेगा कि ए होगा, बी होगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति है, आज चौथा होगा भाई। कैसे जोड़ती हो गलत तुम? आज थर्सडे है ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यस। तो इसको सॉल्व करें। बोले कि सर एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो बोले कि सर अगर किसी भी एसी का वैल्यू देखना है तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता। मतलब यहाँ पे बेटा सुनो ना, यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई एक फंक्शन होता है, उसके आगे वाला जो वैल्यू होता है वो पीक करंट होता है। बोले कि सर यहाँ पे तो ऐसा फंक्शन दिख ही नहीं रहा है, दो दो दिख रहा है। इसका पीक 8 है, इसका पीक 6 है। सबसे पहले हमें इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास ये आई इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ। अगर आपको कभी भी ऐसा मिले ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर ऐसा मिल जाए बेटा तो आपके पास पीक करंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये आप बेटा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत काम में आएगा। ये एएसटी होता है, जान रहे हैं एएसटी क्या? हाँ। तो बेटा अब इसका क्या होगा? 8 और 6 तो 10 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हुआ क्या? कैसे 14% लोग सही जवाब दिए हैं। वाह, मिला जुला सरकार है। 8 देखिए, 8 टिक कर दिए, बहुत सुंदर। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन, बस लास्ट। 17, 2 मिनट ज्यादा हो गया। हाँ भाई हमें पता है, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि आपके इतना इंपॉर्टेंट समय में आप हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। व्हाट इज पीक करंट फॉर गिवन एसी?
बस ये लास्ट क्वेश्चन। कहाँ गए थे इतना दिन से? कुछ लंबा ज्यादा दिन नहीं हो गया है? क्लास 3 दिन मिस करने का मतलब समझते हैं कितना दिन मिस हुआ? तो आप 14 तारीख को ही गए होंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आज 29 है। चलिए बेटा, तो जवाब आ गया होगा। ये तो बहुत आसानी सिंपल दिख रहा है, 4, 3। ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने कहा आपको, हम बताए थे आपको, क्या अगर पीक है बेटा, देखो ना समय आपका हो गया, हमें पता है। अब को तो हमको कोई जरूरत नहीं, हम छोड़ सकते हैं। मेरा काम हो गया, क्वेश्चन हमें कराना था, हम करा दिए। तो इसका बस एक ही रीजन है, हमें बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना होता है। क्या देखना होता है कि सर पी करंट देखना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी हो, ऐसा हमें देखना है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो वैसा आपको देखना होगा या आपको बनाना होगा। तो I इज इक्वल टू 3+4 साइन ऑफ ओमेगा टी है। तो अगर ऐसा कर दें तो I-3 इक्वल टू 4 ऑफ साइन ओमेगा टी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं I डैश इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ए इधर देखो ध्यान से। तो क्या बेटा, अब देखो तो इस दोनों को कंपेयर कर दें तो आई नॉट आपको दिख जाएगा क्या? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, इसलिए 4 एम्पियर इज करेक्ट वन। कितना लोग किए होंगे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 एम्पियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस वन इज द। ओ अच्छा, 3 में 3 भी सही हुआ लोगों का, नहीं? ओके, सो वेरी गुड। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।